मायावती जी ने हथियार डाल दिए हैं। संघर्ष करने के लिए ना वो तैयार है, ना उनकी पार्टी तैयार है। और अगर कोई शॉर्टकट में चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिल जाए, खास तौर पर जब मायावती भी उनको बहुत पसंद नहीं करती हैं और कई बार उनके बारे में विपरीत टिप्पणियां कर चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं चाहती कि चंद्रशेखर सामने आए, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन को नुकसान हो वहाँ पर। लेकिन ये भी सच है कि चुनाव जब इस स्तर पे जाएगा तो फिर बात तो सिर्फ आमने सामने की होगी। जीत वाला सीन है या 50-50 है, क्या माहौल है वहाँ? मैं कहूँगा कि ना तो 50-50 है, ना जीत वाला माहौल है। करंट सिचुएशन 70-30 है। 70 कौन 30? 70 अगर देखें ना तो भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर के बीच की अगर लड़ाई की बात करें तो 70% उधर है, 30% इधर है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कर दीजिए तो मामला 60-40 है। यानी चंद्रशेखर तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि सिंबल मजबूत है, जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ। चंद्रशेखर जो वोट काटेंगे वो काटेंगे मेजर बीएसपी का, और बीएसपी फाइट में वहां पर नहीं है। तो अगर बीएसपी फाइट में नहीं वो वोट काट भी देते हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है ये किसी को भी बी टीम कह के पेंट कर देना बहुत गलत प्रथा है। इसमें हर नेता का ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। आप उससे वो अधिकार छीन लेना चाहते हैं, फिर आप लोकतंत्र बचाने की अगर बात करें तो वो बात बिल्कुल बेजा लगती है, निरर्थक लगती है। चंद्रशेखर रावण एक नेता हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि इंडिया अलायंस जो है वो नगीना सीट तो कम से कम फिक्स हो गई थी। मतलब जब तक एक भी सीट वितरित नहीं किया गया था, एक भी टिकट, तब भी ये कहा जा सकता था कि इंडिया अलायंस की तरफ से नगीना से चंद्रशेखर रावण खड़े होंगे। चंद्रशेखर रावण को खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो हो रहे हैं, नहीं हो रही है, उनका फैसला है। और उन्होंने एक फैसला लिया है, इंडिया अलायंस की इसमें सहमति नहीं बनी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से अगर उनको बीजेपी का बी टीम बताया जाता है तो ये टैक्टिकली भी इंडिया अलायंस को ही कमजोर करेगा। भाई गर्मी बढ़ गई है, केवल मौसम में ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे 2024 का चुनाव आते जा रहा है, सरगर्मी तेज हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2024 के इलेक्शंस में क्या होगा, कौन जीतेगा, कितना जीतेगा, सबसे ज्यादा सीटें हैं। लेकिन उसमें भी एक सीट को हॉट सीट कहा जा रहा है और वो है नगीना, क्योंकि वहां से है चंद्रशेखर रावण जो कि दलितों की आवाज उठाते हैं, जो कि बहुजनों की राजनीति करते हैं। उनको इंडिया अलायंस से टिकट नहीं मिला, या कहें कि सपा ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद से अभी नगीना सीट पर जो माहौल है वो बहुत त्रिकोणीय हो चुका है। जिसके बाद से उनके ऊपर एक तबका कह रहा है कि नहीं वो अच्छा कर रहे हैं, वो चुनाव अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरा है जो कि कह रहा है कि आप तो भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पर हम बात करेंगे आज। अभी हमारे साथ है पंकज जी, नीरज जी और राघव। सबसे पहले राघव के पास आऊंगी, क्योंकि राघव आप नगीना में रहे, काफी दिन तक भी रहे, और चंद्रशेखर से आपने बात की। क्या वहां पे माहौल लग रहा है? क्या गलती की है सपा ने उनको टिकट ना दे करके, या फिर ये आरोप सच है कि ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है? इसको 2-3 नजरिए से देखा जा सकता है निवेदिता। पहला ये कि अगर समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल स्टैंड से आप इसको देखते हैं तो गलती नहीं की है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो में अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण के नाम का इस्तेमाल करके एक सीट और जोड़ सकते थे तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर रावण एक ट्रस्ट पर्सन नहीं है, उन पे भरोसा नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम उन्हें सीट देते और वो जीतते हैं तो उसके बाद इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि वो पार्टी में रहेंगे। पार्टी छोड़ सकते हैं, किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। तो एक तो भरोसे की बहुत बड़ी कमी दिखाई जा रही है। दूसरा ये, अगर वहाँ नगीना के आप हालात देखें तो भाजपा से जो कैंडिडेट हैं ओम कुमार, उनको इस चीज़ का फायदा मिलेगा। चंद्रशेखर रावण के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका चुनाव चिन्ह है केतली, और हिंदुस्तान का आदमी जब वोट डालने जाता है तो लगभग 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने प्रत्याशियों के नाम गांव समाज में अच्छे से नहीं पता होते। उनको कुछ चिन्ह पता होते हैं, वो जाते हैं तो शुरुआत के 4 चिन्ह, वो कमल देखते हैं, वो पंजा देखते हैं, वो हाथी देखते हैं, वो साइकिल देखते हैं, अगर यूपी सेंट्रिक बात करें। ऐसे में नीचे तक आके केतली ढूंढना और उसको दबाना, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप लोगों तक अपना सिंबल कैसे पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर चंद्रशेखर रावण कमज़ोर दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप नगीना जाएंगे तो जो सोशल मीडिया पे रावण का क्रेज़ है, जो बहुजन समाज के साथ उनका जुड़ाव दिखता है, वो एक अच्छा माहौल दिखा रहा है। और वो दिखा रहा है कि ये फाइट बीजेपी वर्सेस चंद्रशेखर रावण है वहाँ पर। लेकिन असली हकीकत ये नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक वहाँ पर मुस्लिम है, और वो इस टेंडेंसी से वोट करता है कि उसको साइकिल का बटन दबाना है। और इस बार कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में है।
तो कांग्रेस के साथ भी वो तबका है जिसको भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से टारगेट कर रही है हिंदुत्व के नाम पे। तो कहीं ना कहीं वो महागठबंधन के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें से जो टूट होगी वो टूट कर जाएगा रावण के पास, और इसका फायदा किसे मिलेगा? भाजपा को। यही वजह है कि चंद्रशेखर को सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन वहाँ मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग को जो वीडियोस आ रहे हैं तो भीड़ भी अच्छी खासी हो रही है, सोशल मीडिया की जो आप बात करें सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन बतौर रिपोर्टर जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी जानते हैं जो सोशल मीडिया के इतर भी होती हैं। तो वैसे में माहौल क्या लग रहा है चंद्रशेखर का? क्या लग रहा है आपको कि जीत वाला सीन है या 50-50 है? क्या माहौल है वहाँ? मैं कहूंगा कि ना तो 50-50 है ना जीत वाला माहौल है। करंट सिचुएशन 70-30 है। 70 कौन 30 कौन? 70 अगर देखें ना तो भारतीय जनता पार्टी और चंद्रशेखर के बीच की अगर लड़ाई की बात करें तो 70% उधर है, 30% इधर है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी कर दीजिए तो मामला 60-40 है, यानी चंद्रशेखर तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्योंकि सिंबल मजबूत है, जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ। चंद्रशेखर जो वोट काटेंगे वो काटेंगे मेजर बीएसपी का, और बीएसपी फाइट में वहां पर नहीं है। तो अगर बीएसपी फाइट में नहीं वो वोट काट भी देते हैं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। एक बात और मैं मेंशन यहाँ पे करना चाहूँगा कि ऐसे माहौल में चंद्रशेखर के पास अपने 6 बॉडीगार्ड हैं पर्सनल, जो उन्होंने रखे हुए हैं। 6 लोग उन्हें सरकार की तरफ से मिले हैं। अब 12 लोग उनकी सुरक्षा में उनके साथ चलते हैं। यूपी की नगीना जैसी सीट जहां ग्रामीण मतदाता बहुत है, वो चाहता है अपने प्रत्याशी को छूना, हाथ पकड़ना, उससे बात करना, उसको इतना अप्रोचेबल लगना चाहिए कि जीतने के बाद भी हम भैया घर जाएंगे तो भैया से हम मिल पाएंगे। अगर उसको ये फील अभी नहीं मिल रहा है तो वो वोट नहीं करेगा। ये यूपी के लोगों की खासियत है, वो ऐसा नेता चाहते हैं जो उनकी शादी में आए, बारात में आए, जो उनके साथ फोटो खिंचवाए, हाथ पकड़ के चले, ताकि वो दिखा पाए कि हाँ चाचा विधायक हैं हमारे, भैया सांसद हैं हमारे। तो वो जो उनके आसपास का कॉकस है, कहीं ना कहीं वो कॉकस चंद्रशेखर की समस्या है, क्योंकि वो उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, सबसे बड़ी बात। और उनके बिहेवियर का जो नुकसान है वो चंद्रशेखर को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल जी। नीरज जी, अभी क्योंकि बात यही चल रही है, देखिए आप अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित की बात करते हैं, लगातार राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक दलित नेता, और वो भी ऐसा नेता जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में हम देखें तो पॉपुलर भी है, और अब उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि तुम तो भाजपा की बी टीम हो। क्या आपने उन्हें बी टीम नहीं बना दिया टिकट ना दे करके, और आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं था, बाद में क्या वो भारतीय जनता पार्टी से मिल जाते हैं? ऐसे तो आसार तो नहीं नजर आ रहे हैं। कैसे भरोसे की बात है, और क्या ये रणनीति में कमी थी विपक्ष की अगर हम बात करें तो? मुझे लगता है ये किसी को भी बी टीम कह के पेंट कर देना बहुत गलत प्रथा है। इसमें हर नेता का ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। आप उससे वो अधिकार छीन लेना चाहते हैं, फिर आप लोकतंत्र बचाने की अगर बात करें तो वो बात बिल्कुल बेजा लगती है, निरर्थक लगती है। चंद्रशेखर रावण एक नेता हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि इंडिया अलायंस जो है वो नगीना सीट तो कम से कम फिक्स हो गई थी। मतलब जब तक एक भी सीट वितरित नहीं किया गया था, एक भी टिकट, तब भी ये कहा जा सकता था कि इंडिया अलायंस की तरफ से नगीना से चंद्रशेखर रावण खड़े होंगे। चंद्रशेखर रावण को खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये उनका फैसला है, और उन्होंने एक फैसला लिया है। इंडिया अलायंस की इसमें सहमति नहीं बनी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से अगर उनको बीजेपी का बी टीम बताया जाता है तो ये टैक्टिकली भी इंडिया अलायंस को ही कमज़ोर करेगा, क्योंकि यू आर नॉट इन अ पोजीशन जहां पर आप लोगों से गुड बाय बोल दें इस तरीके से, जो कम से कम अब तक आपके साथ दिख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी आदमी नहीं था तो आपने वो माहौल बनने ही क्यों दिया कि नगीना की सीट तो फिक्स है चंद्रशेखर रावण के लिए। यह आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था। तो जो बात पिछले न्यूज रूम चर्चा में मैंने की थी वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। मैसेजिंग क्या होगी और पब्लिक क्या परसीव करेगी ये आपके कंट्रोल में है नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके कार्यकर्ता जमीन जमीन, गांव गांव, घर घर उस तरीके से नहीं घूम पा रहे हैं जिस तरीके से आरएसएस के लोग घूमते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मीडिया जो है वो आपके कंट्रोल में है नहीं, और कंट्रोल में किसी के नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष भी नहीं है, वो आपकी चीजों को दिखाएगा भी नहीं। तो आप मैसेजिंग तो कर नहीं पाएंगे। जब मैसेजिंग नहीं कर पाएंगे तो मैसेज इरप्ट ही ना हो ऐसा जिससे आपको नुकसान हो, यह ख्याल उन लोगों को रखना चाहिए। तीसरी बात, चंद्रशेखर रावण जब लड़ ही रहे हैं तो समीकरण क्या हो सकते हैं। मैं एक विधानसभा का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। राजस्थान का तिजारा विधानसभा, यहाँ पर मुसलमान सबसे ज़्यादा संख्या में थे, उसके बाद दलित थे, उसके बाद गुर्जर समुदाय, यादव, जो राव बेल्ट होता है, यादव जो लोग होते हैं, यादव वोटर्स थे, और उसके बाद इसमें गुर्जर समुदाय के लोग थे और बाकी समुदाय के लोग भी थे। कुल 2.5 लाख के आसपास वोटर्स थे इसमें। कांग्रेस ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा था,
बीजेपी की तरफ से बालकनाथ थे, एक उद्यमीराम पोसवाल थे जो गुर्जर समुदाय से आते हैं, उनको टिकट दिया था चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने। ठीक है, अब ये समीकरण था। इस समीकरण में क्या बनती है बात कि भाई मुसलमान एकमुश्त वोट करेगा कांग्रेस की तरफ, क्योंकि माहौल ऐसा था और इस तरह की वोट टेंडेंसी थी, और अगर हम वोटिंग के पैटर्न को देखें तो ये बात सही साबित हुई। तो पूरा चुनाव टिक गया था कि हम जो चंद्रशेखर रावण के लोग हैं या चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो है कितने लोगों को अट्रैक्ट कर पाती है। दलित अच्छी खासी संख्या में वहां पर थे, और आप तिजारा विधानसभा चुनाव के परिणाम देख लीजिए। एक तरफा वोटिंग हुई है जहां पर मुसलमान एक तरफ कांग्रेस को वोट देता हुआ दिखा और बाकी समुदायों ने वोट दिया ही नहीं किसी और को। एज इन चंद्रशेखर रावण की पार्टी से खड़े जो उम्मीदवार थे उद्यमीराम पोसवाल, उनको ना तो गुर्जर समुदाय से बहुत सारा वोट मिला और ना ही दलित समुदाय से बहुत सारा वोट मिला। तो इसमें हम एक एनालिसिस ये ड्रॉ कर सकते हैं निवेदिता कि भाई सोशल मीडिया पे आपको जो दिख रहा है वो चुनावी क्षेत्र में या चुनावी रण क्षेत्र में बिल्कुल ठीक हो, ये बात बिल्कुल गलत है। और सोशल मीडिया के सहारे जो चुनावी राजनीति को समझने की गलती करते हैं वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। उनको चुनावों का मुझे नहीं लगता कि ABCD या ई भी पता है, क्योंकि सोशल मीडिया का माहौल बिल्कुल अलग होता है और वोट कन्वर्जन बिल्कुल अलग होता है। अगर ऐसा ना होता तो पुष्पम प्रिया एक कैंडिडेट रही है, नाम सबने सुना होगा। 3 मिनट में 4 मिनट में जो उनका ट्विटर पे एंगेजमेंट आता था बड़े बड़े नेताओं का नहीं आता। जमानत जब्त करवा के बैठ गई उनकी पार्टी के तमाम लोग। कन्हैया कुमार सोशल मीडिया पे जितने ज्यादा पॉपुलर हैं, या वैसे भी मीडिया ने भी उनको खूब दिखाया है, नेगेटिव कहें पॉजिटिव कहें, कन्हैया कुमार जितने पॉपुलर हैं उतना पॉपुलर और कौन राजनेता होगा। कन्हैया इज ब्लेस्ड टू बी पॉपुलर, लेकिन कन्हैया कुमार क्या चुनाव जीत गए? तो चुनाव सोशल मीडिया से नहीं जीता जाता है। राघव ने इसमें बहुत अच्छी बात कही है, सिंबल आप कैसे पहुंचा पाएंगे। और दूसरी बात, आपने अपने आप को स्थापित कितना किया है। इन 5 सालों में आपने लड़ाइयां लड़ी हैं। ठीक बात है, चंद्रशेखर आजाद एक बहुत अच्छी जर्नी पर हैं जहां पर वो एक समाज के नेता होने के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये वो समय है जहां पर वो बहुत ज़्यादा वोट अटेन कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव मुझे नहीं लगता है किसी कैंडिडेट को देखकर होगा। और मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। चुनाव ये देखकर होगा कि ये भाई मोदी की पार्टी का है और ये राहुल गांधी की पार्टी का है, चाहे आप किसी भी पार्टी से खड़े होइए। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग अखिलेश यादव के चेहरे पर वो वोटिंग करेंगे। तो वोटिंग कैंडिडेट के ऊपर नहीं होना है, वोटिंग तो जो आपके पार्टी अध्यक्ष हैं या जिनका चेहरा बन चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, उनके नाम पे होना है। चंद्रशेखर रावण खुद ही वो चेहरा है, खुद ही वो पार्टी है, खुद ही वो कैंडिडेट हैं। तो चुनावों में बहुत ज्यादा सफलता चंद्रशेखर को मिलेगी, मुझे इसकी अभी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि राघव ये बात कह रहे थे कि उनके साथ भीड़ है, सपा के लोग भी हैं, भीड़ आती है। मतलब ऐसा क्या है ना, भीड़ को अट्रैक्ट करना या भीड़ अपने साथ रख पाना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और राजनीति में पहले इसका बहुत ज़्यादा महत्व ही होता था। लेकिन 2014 में जिस रणनीति के तहत बीजेपी जीती, सोशल मीडिया का खास तौर पे प्रयोग करने के बाद, 2019 के चुनावों में आप देखेंगे वो प्रयोग कम रहा। 2022 विधानसभा चुनावों को आप देख लीजिए, वो प्रयोग और ज़्यादा कम रहा, क्योंकि वो अपने थ्रेशोल्ड को पा चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहाँ वोटिंग बिल्कुल 2 चेहरों के बीच होगी, 2 पार्टी के बीच होगी, कैंडिडेट को उन्होंने हटा दिया है रास्ते से। तो यहाँ पर 4 एंगल्स बनते हैं, एक इंडिया अलायंस, एक एनडीए, एक इंडिया, एक एनडीए, एक बहुजन समाज पार्टी और एक चंद्रशेखर रावण। 4 लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर पूछें कि दलितों का जो आकर्षण होगा वो बसपा की तरफ होगा। वहां से अगर वो टूटे तो रावण की, चंद्रशेखर की पार्टी में भी जा सकते हैं, भाजपा में भी जा सकते हैं, कांग्रेस में भी जा सकते हैं, एज इन इंडिया में भी जा सकते हैं। यादव और मुसलमान जो वोटर हैं, और यादव वोटर भी, यादवों में से कितने लोग अपने आप को हिंदुत्व आइडियोलॉजी से आइडेंटिफाई करने लगे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। मुस्लिम्स की वोटिंग जो है वो सत्ता को बदलने के लिए होगी, इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिलेगा। तो आपका जो एज एन, अगर आप सबसेट्स की बात करें, मैथमेटिक्स में आता है ना, तो बीजेपी का जो सबसेट है उस सबसेट को कोई छेड़ ही नहीं रहा है यहाँ पर। और जो ऑपोजिशन का सबसेट बनता है, मतलब एंटी बीजेपी सबसेट जो बनते हैं, चाहे दलित्स हो गए, चाहे मुस्लिम्स हो गए, चाहे आपके यादव्स हो गए, यानी ओबीसीज हो गए, इन सबसेट में 3 लोग लड़ाई कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण, बसपा और इंडिया। तो जाहिर तौर पर वोटों में बिखराव होगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बिल्कुल। हाँ, एक इसमें और ज़रूरी चीज़ है, जैसे जब मेरी बात हुई तो मेरा ये सवाल था कि 2 सीएम पद पे रहे हुए लोगों को भाजपा ने जिस तरह से, या कहें भारत सरकार के तौर पे जिस तरह से उन्हें उठवाया गया, गिरफ्तार किया गया, उस पर आपका क्या रुख है? तो उन्होंने कहा मैं इसे क्यों देखूं, मैं इस चीज़ को क्यों देखूं, क्योंकि मैं तो हाथ जोड़ के टिकट मांग रहा था कि मुझे दीजिए भाई, मेरे साथ लड़िए। अब जब मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं उन लोगों को क्यों देखूं? तो एक रवैया मुझे ये भी ठीक नहीं लगा कि
क्या सारा जो मेल जोल था वो टिकट के ऊपर ही था, कोई थॉट नहीं थी? इसमें एक पॉइंट है, मैं माफी चाहूंगा, पंकज सर को आज बड़ा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड कर देना चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं तो सर आप उसे भी करेक्ट करें, कि जब भी आप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में आते हैं ये बात नहीं भूलना चाहिए कि पार्टियों का गठबंधन हो जाने से कोई पार्टियां एक रस हो जाती हैं या एक सी हो जाती हैं। तमाम पार्टियों के अपने एम्बिशंस होते हैं, होने भी चाहिए। तमाम पार्टियों ने अपने लिए एक विजन, एक मिशन तय किया होता है। अब चंद्रशेखर रावण को अगर सपा या कांग्रेस इंडोर्स करने लगे तो वो अपनी राजनीति पे कुल्हाड़ी तो मार ही रही है अपने राजनीतिक पैर पर, तो वो नहीं चाहेगी ऐसा। लेकिन यहां पर आपको देखना होगा, यू हैव टू विन दी वॉर नॉट एवरी बैटल। ये बात दोनों के पक्ष में लगती है, इंडिया अलायंस की जो पार्टियां उनके पक्ष में भी और रावण के पक्ष में भी, कि आपको वॉर जीतना है। लेकिन वॉर जीतने का जो विजन या मिशन है वो चंद्रशेखर का ज्यादा नहीं है, वो सपा का या कांग्रेस का ज्यादा है। ज्यादा बड़ा स्टेक आप लोगों का लगा हुआ है, चंद्रशेखर का नहीं। और इस तरह के एक एग्रीमेंट में बड़े भाई आप लोग होते तो जो बड़ा भाई होता सेक्रीफाइस उसे करना चाहिए था। चंद्रशेखर से आप किस तरह के सेक्रीफाइस की उम्मीद करते हैं? यार उसको तो एक सीट चाहिए थी, और जो आप लोगों ने पूरा माहौल बनवाया था या सोशल मीडिया पे माहौल बनाया था कि वो सीट तो फिक्स है, अल्टीमेटली उसको वो सीट भी नहीं मिलती। वो क्या ऑफर करेगा आपको? वो ये ऑफर करेगा कि भाई हम एक पार्टी चला रहे थे या हमने एक तरीके से दलितों की राजनीति करने की कोशिश की इतने सालों में, और चलिए आप लोग कहते हैं तो हम केवल दरी बिछाएंगे। वो नहीं कर सकता है। ही हैड नथिंग टू ऑफर टू यू। आपके पास 80 सीटें थी ना, एक सीट आप शायद मैनेज कर सकते थे। तो आपको वॉर जीतना है या बैटल जीतना है, ये उन पार्टियों को भी देखना चाहिए। उसके बाद वो स्ट्रेटजीज बनाए तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और ये पूरी जब बहस हो रही है सर, मैं क्वेश्चन पे आऊंगी सीधे इसके बाद से, उससे मुझे अभी एक चीज लग रहा था कि बताओ इतनी देर से उत्तर प्रदेश और उसमें भी एक हॉट सीट की बात हो रही है, पर इतनी लंबी चर्चा के बाद भी मायावती के ऊपर चर्चा नहीं हो पाई। सारी पार्टियों का नाम आया, क्यों आखिर? क्योंकि वो उस तरह से गायब भी हैं अभी सिनेरियो से। तो ये मेरा सवाल मायावती और चंद्रशेखर रावण को लेकर के ही है सर आपसे, कि क्या अभी आप देखिए कि कुछ भी हो, बसपा जो है दलित राजनीति को मुख्य धारा में राजनीति के लेकर के आई और बहुत अग्रेसिवली लड़ाई भी लड़ी, लेकिन अभी मायावती बिल्कुल शांत हैं। तो क्या ये चंद्रशेखर रावण के लिए मौका है कि वो दलित राजनीति के नए पोस्टर बॉय बन रहे हैं? क्योंकि देखिए हारे या जीते चर्चा तो हो ही रही है उनकी और आगे भी होगी, तो ऐसा है क्या सर, वो बन पाएंगे? देखिए चंद्रशेखर लगातार पिछले कुछ वर्षों से जन आंदोलनों के साथ या तमाम मुद्दों पे मुखर रहे हैं, और चूंकि मायावती ने किस कारण से अपना जो एक योद्धा वाला रवैया था, या बहुजन समाज पार्टी जो एक विपक्ष की भूमिका जिसे अदा करनी चाहिए थी, वो पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी रही है, उसके पास एक कांशीराम की पूरी लिगेसी रही है, लंबा संघर्ष किया है बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। पर जो भी वजह रही हो, बहुत से कारण है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सच है कि मायावती जी ने हथियार डाल दिए हैं। संघर्ष करने के लिए ना वो तैयार है, ना उनकी पार्टी तैयार है, और उसी का नतीजा हुआ कि पिछले विधानसभा चुनाव में वो एक सीट जीत पाई उत्तर प्रदेश में। वो भी उस व्यक्ति ने जीता जो अपने दम पर जीतता रहा है, और वो भी पिछले राज्यसभा इलेक्शन में वो एक तरह से पार्टी से उसने खिलाफ एक तरह चला गया। तो अभी कहा जाए तो यथार्थ ये है कि बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक भी नहीं है। पिछली बार 10 उनके सांसद इसलिए आए थे कि समाजवादी पार्टी के साथ एक समझौता था, लेकिन वो समझौता शायद ज़मीन पे वैसा नहीं था जिसकी उम्मीद की गई थी, वरना भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो भी उसने सीटें पाई 63-64 सीटें वो नहीं पा सकती थी। चंद्रशेखर उस कमी को पूरा कर रहे थे, यानी जिन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद की जाती थी, ख़ासतौर पर संविधान बदलने की जब बात होती है, संविधान पर हमले पर जब बात होती है, दलितों के उत्पीड़न पर जब बात होती है, और मायावती या बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई सक्रिय प्रतिक्रिया नहीं आती है। कुछ ऐसे एक कहा जाए टोकन कोई ट्वीट आ जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अलग बात है, लेकिन सड़क पर उतरते दिखना, इस सब में चंद्रशेखर बिल्कुल एक बेहतर युवा के रूप में सामने आए, और नौजवान जो हैं ख़ास तौर पर उनके बीच उनका एक बड़ा आकर्षण है, और ये एक शुभ संकेत है। लेकिन बात जब राजनीति की आती है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आज़ाद समाज पार्टी है वो इंडिया गठबंधन का कभी औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं बनी या नहीं रही। और पिछले दिनों जैसा अभी नीरज ने बताया कि वहाँ पर उन्होंने अलग चुनाव भी लड़ा राजस्थान में, जिसका शायद कांग्रेस को ही नुकसान हुआ होगा। तो हम ये नहीं जानते हैं कि आखिर किस बात पे इन्हें टिकट नहीं मिला। इन्होंने खुद घोषणा कर दी कि हम नगीना से लड़ेंगे,
क्या ये इंडिया गठबंधन की ओर से कुछ ऐसा कहा गया कि ये इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी होंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन में मेरी जहां तक जानकारी है कि आज़ाद समाज पार्टी की कोई किसी बैठक में इनकी उपस्थिति रही हो, कभी ये गए हों, कभी इन्हें बुलाया गया हो, ऐसा नहीं है। हम ये शुभेच्छा रख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि ऐसे नौजवान को विपक्ष का एक बड़ा जो विपक्ष का कोalition बन रहा है उसमें उसका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, जिस भी वजह से नहीं है, उनकी भी वजह हो सकती है, दूसरों की भी वजह हो सकती है कि शायद वो ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते हों और या ये अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहते हों, तो अब ये तो एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। बहुजन समाज पार्टी ने किसी की कृपा से अपने को नहीं बढ़ाया था, बल्कि बड़ी मेहनत करके कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा विज़न, बड़ा सपना लेकर वो पूरे प्रदेश में और देश में उन्होंने एक अभियान चलाया था। आज जो भी उसकी स्थिति हो, लेकिन हमें उन कुर्बानियों की याद रखनी चाहिए जिसने बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। चंद्रशेखर आज़ाद अगर कोई शॉर्टकट में चाहते हैं कि सब कुछ उनको मिल जाए, ख़ास तौर पर जब मायावती भी उनको बहुत पसंद नहीं करती हैं और कई बार उनके बारे में विपरीत टिप्पणियाँ कर चुकी हैं, बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं चाहती कि चंद्रशेखर सामने आए। अब ऐसे में अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे, ये भी एक सवाल है, ख़ास तौर पर जब उनकी पार्टी खुद दलितों को सीधे रीच कर रही है और बहुत से दलित नेताओं को उसने अवसर दिया है बहुजन समाज पार्टी से आए हुए, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हों, चाहे आर.के. चौधरी साहब हों या कई और भी नेता हैं, रामचल राजभर हों, जो कभी बहुजन समाज पार्टी के बड़े चेहरे हुआ करते थे, वो आज सब समाजवादी पार्टी के साथ है। तो समाजवादी पार्टी यादव पार्टी की अपनी छवि को बहुत तेज़ी से बदलने में जुटी हुई है और अपने यहाँ, बल्कि उन्होंने एक बाकायदा दलितों के साथ जोड़ने का एक पूरा अभियान चला रखा और एक मैं ठीक उसका नाम नहीं इस समय बता पाऊंगा शायद, लेकिन कुछ अंबेडकर मिशन टाइप ही नाम है जिसने समाजवादी पार्टी के अपने अम्ब्रेला के तहत उसने बनाया है। अब ये चंद्रशेखर आज़ाद का अगर सारे लोगों के साथ समझौता नहीं हुआ तो जो लोग भी सोशल मीडिया में बहुत सक्रियता से चीज़ों को देखते हैं उनके लिए ये एक दुखद बात है, क्योंकि ये देश सच्चाई है, जैसा नीरज ने कहा, इस समय दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ जो किसी भी इस तरीके से, चाहे देश की जो भी हालत हो, वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को तीसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। इन दो के बीच चुनाव हो रहा है और इसमें सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से ज़्यादा जो वोट शेयर है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों का है, ये एक सच है। तो एक टैक्टिकल बात तो यही है कि जो विरोधी हैं वो एकजुट होकर वोट दें, तभी उनको फ़ायदा है, और जहां ऐसा नहीं हो पाएगा वहां पर मुश्किल आएगी। तो हो सकता है इंडिया गठबंधन को नुकसान हो वहां पर, लेकिन ये भी सच है कि चुनाव जब इस स्तर पे जाएगा तो फिर बात तो सिर्फ आमने सामने की होगी। और ये सही है कि किसी को ये बी टीम वी टीम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि आप उनके साथ नहीं, इसलिए उनके बी टीम हो। कुछ लोग होते हैं बी टीम जो इसीलिए खड़े भी होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की अब तक की जो पूरी यात्रा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार से संघर्ष की यात्रा रही है, वो बी टीम वाली यात्रा नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कई हज़ार किलोमीटर दूर आके चुनाव लड़ रहे हों, चाहे अपने राज्य में ना लड़ते हों, ऐसे लोग हैं हमारे देश में। लेकिन चंद्रशेखर के लिए हम नहीं कह सकते हैं, नगीना के साथ उनका एक अटैचमेंट है, वो लगातार कहते रहे हैं। अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते थे, जो लोग मतलब जो लोग इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं वो उम्मीद कर सकते थे कि इनके बीच में एक समझौता हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी मुझे लगता है कि चुनाव जब होगा, जब आगे तेज़ी से बात बढ़ेगी, तो या तो भाजपा के खिलाफ खुद एक ध्रुव बनकर चंद्रशेखर उभरेंगे, और ये जनता के बीच अगर चला गया कि भारतीय जनता पार्टी को ये हरा सकते हैं, तो ये फाइट में आएंगे, बहुत अच्छे वोट मिलेंगे, जीतेंगे हारेंगे हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये संदेश नहीं गया तो ये बहुत बुरी हार हारेंगे, क्योंकि लड़ाई तो आमने सामने की होगी। राघव, एक और चीज़ मुझे पूछना था, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। हम एक ये आकाश आनंद की बात कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर रावण, क्योंकि एक कह सकते हैं आपकी सोशल मीडिया वाली बात, भले बहुत इन्फ्लुएंस ना होता हो उसका ज़मीनी अगर हम बात करें तो, लेकिन कुछ भी उनको एक कह सकते हैं पोस्टर बॉय अभी वो बन रहे हैं और हैं दलित राजनीति के, उनका नाम है, लोग उनको फॉलो करते हैं।
उनकी जगह आकाश आनंद को लेकर के सपा आती है। तो ये बताइए ऐसा क्या है, आकाश आनंद ने ऐसा क्या किया कि ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं और ये चंद्रशेखर रावण के बराबर खड़े हो सकते हैं, इनको हरा सकते हैं? निवेदिता, मैं यही एक बात करने वाला था कि ये सवाल बार बार उठ रहा है और अगर चंद्रशेखर इस मैसेज को कन्वे करते हैं तो ये बड़ी समस्या है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के रहते हुए अखिलेश यादव सांसद बन सकते हैं बिना कुछ किए, राम गोपाल यादव के लड़के राजनीति में आ सकते हैं, शिवपाल यादव के लड़के राजनीति में आ सकते हैं बिना कोई संघर्ष किए। संघर्ष वो संघर्ष जो चंद्रशेखर ने किया उसके पैरेलल अगर हम देखें, बीएसपी में आकाश आनंद आ सकते हैं बिना कोई आंदोलन, बिना कोई संघर्ष किए। तो चंद्रशेखर को एक सीट देने में समस्या क्या है? क्या जिन लोगों के माता पिता, जिनकी पुश्तैनी परिवार राजनीति में रहे हों वही नेता बनेंगे? जो बात बीजेपी करती है वो नैरेटिव विपक्ष की पार्टियां साफ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एट द एंड ये तमाम आंदोलनकारी लोगों से मिलते हैं। मुझे याद है राहुल गांधी खुद मिलने गए थे, अखिलेश यादव ने खुद बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी साथ में। तो ये तस्वीरें मौजूद हैं गूगल पे, आप देख पा रहे हैं कि आप राहुल गांधी इनसे मिले थे, अखिलेश यादव मिले थे। लेकिन जब उन्हीं बहुजनों को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात आती है तो मायावती किसका चुनाव करती हैं? उसका जो उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। तो क्या केवल बीएसपी में मायावती के परिवार को ही बहुजन समाज का नेतृत्व सौंपा जाएगा? ये मोहर लग गई है। क्या ओबीसी का नेतृत्व अखिलेश यादव या उनके चाचा के लड़के या उनके दूर के चाचा के लड़के या पड़ोसी के 3 भाई छोड़ के चाचा के लड़के वही राजनीति में रहेंगे? ये सवाल वाजिब है। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष है, क्योंकि चंद्रशेखर का एक एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड बड़े नेताओं को खटकता भी है। क्यों खटकता है? कोई कमिटमेंट नहीं थी कि हम आपको नगीना देंगे। आपने खुद कैसे अनाउंस किया कि मैं नगीना से लड़ रहा हूँ? अति उत्साह था क्या ये? आप एक बार टेबल टॉक होने देते। आप मांगने वाली सिचुएशन में हैं। वही बात है कि चंद्रशेखर कुछ दे नहीं सकते, नीरज जी कह रहे हैं। तो जब आप दे नहीं सकते, आप मांगने की स्थिति में, तो आपको मांगना चाहिए था। आपने मांगा नहीं, आपने डिक्लेयर किया कि यहाँ से मैं लड़ूंगा और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि मैं ही जीतूंगा, तो इसलिए आप मुझे टिकट दे दीजिए। तो वो चीज़ काम नहीं कर पाई। एक और आखिरी बात, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, एक पत्रकार चंद्रशेखर के कैंपेन के दौरान उनका इंटरव्यू लेना चाह रहा था, या हो सकता है सवाल करना चाह रहा हो। उनका तुम पत्रकार बनोगे, चलो इसके जूते मारो। वो दिखा रहा है, मतलब आप ऐसे बिहेवियर की उम्मीद अखिलेश यादव से नहीं कर सकते, ना वो करेंगे। ना ऐसे बिहेवियर की उम्मीद आप मायावती से कर सकती है, ना आकाश आनंद से कर सकती है। शायद यही वो फर्क है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि चंद्रशेखर को जनता ने हीरो बनाया, लेकिन एक राजनेता के तौर पे जो सभ्यता, जो शैली जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। और जो आदमी अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच में ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, वो टेबल टॉक पे भी कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। तो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता अंदर क्या हुआ। शायद बातचीत के तरीके से ही बिगड़ गई हो। आप जब मांगने जाते हैं तो आपको बहुत सभ्य होना पड़ता है। तो दोनों चीज़ें हैं, मतलब बीएसपी और समाजवादी पार्टी को भी अपने पारिवारिक लोगों को सत्ता ट्रांसफर करने वाले जोन से बाहर आना पड़ेगा, और चंद्रशेखर रावण को अपने एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि नीरज जी बहुत सही बात कह रहे हैं, ये लड़ाई चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव और मायावती के अस्तित्व की नहीं है। ये लड़ाई नेशनल स्तर पर है। ये लड़ाई उस पार्टी के खिलाफ है जिसके लोग कह रहे हैं कि 402 हम संविधान बदलेंगे, और आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो एक साथ मिलकर नहीं लड़ सकते थे क्या? तो ये समस्या साफ साफ दिखाई दे रही है। और जहाँ तक कि आप आकाश आनंद की बात कर रही हैं, मुझे भी लगता है कि अगर आकाश आनंद को उस पार्टी का मुखिया बनाया जा सकता है तो चंद्रशेखर को एक सीट दी जा सकती थी। नहीं, बिल्कुल ये वो समय है जबकि एक तरफ आप देखें तो बातें हो रही कि हम संविधान बदल देंगे, इतने ज़्यादा ताकत का कॉन्फिडेंस भी है शायद इसीलिए की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इन ताकतों से लड़ने वाले लोग हैं वो आपस में ही बंटवारे में उलझ गए या फंस गए। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन नगीना सीट पे ये बात तो है कि अगर चंद्रशेखर रावण हारते भी हैं तो भी चर्चा तो होगी। वो कई कैंडिडेट्स लिखते हैं ना कि तुम्हारी जीत से ज़्यादा चर्चे हमारी हार के हैं, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि भले ही सोशल मीडिया से चुनाव ना लड़ा जाता हो, लेकिन चुनाव के बाद सोशल मीडिया पे माहौल बहुत देखने को मिलता है। तो आगे क्या होता है वो तो इलेक्शन के रिजल्ट ही बताएंगे। लेकिन हाँ, अभी भी समय है, थोड़ा विपक्ष को भी सोचना चाहिए। मैं जी करना चाहूंगा कि हम किसी को खारिज ना करें और हम ये ना कहें कि ये कहना पड़ सकता है या जो भी है। और सोशल मीडिया की जो बातचीत होती है वो शब्दशः
चंद्रशेखर रावण पे लागू भी नहीं होती, क्योंकि लगातार हमने चंद्रशेखर रावण को सड़कों पे देखा है, उनको जेल जाते हुए देखा है, और वो दलितों के हक और हुकूक की ही बात करते हुए जा रहे थे। चुनाव बिल्कुल अलग फेज है जिस पर हमने ये बातचीत कर दी। तो चंद्रशेखर रावण का जो भी क्रेज है वो केवल सोशल मीडिया पे नहीं है, ये कहना भी गलत है। जमीन पे वो क्रेज है, और भाषाई सभ्यता की बात राघव ने की, ऑब्वियस सी बात है, इसकी जरूरत और इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। लेकिन आज के दौर में कैसी भाषाई सभ्यता और कैसी भाषाई शुचिता की हम बातचीत कर सकते हैं? मारो मत, ये बात भी हमने एक पॉलिटिशियन के मुंह से सुनी। इस भाई साहब को क्या तकलीफ है, ये बात हमने अपने प्रधानमंत्री के मुंह से सुनी। तो भाषाई सभ्यता होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन केवल उसी आधार पर आप जज भी नहीं कर सकते हैं। चंद्रशेखर रावण का क्रेज केवल सोशल मीडिया के थ्रू नहीं है, लेकिन ज़मीन पर उनके संघर्षों का जितना बड़ा इतिहास रहा है, या फिर जितना अब तक उनकी पकड़ बनी होगी, वो चुनाव जीतने में नाकाफ़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और वोट जो कटने की बात है, क्योंकि अभी जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, वो अपने विचारधारा के जो सेम लोग होते हैं उनको एक साथ तो मिलाने में अभी तक तो कामयाब दिख रही है। लेकिन वही विपक्ष की जहां तक बात हो, क्योंकि दलित राजनीति का बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं इस वक्त, बल्कि चंद्रशेखर रावण, लेकिन वो और विपक्ष पूरा मामला त्रिकोणीय हो गया, जहां पे दो लोगों के बीच में होना चाहिए था। लेकिन वही देखना है कि आगे क्या होता है। क्या विपक्ष का आपस में मिल ना पाना क्या नुकसान करेगा? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जहां जहां दलित और मुसलमान वोटर्स ज्यादा रहे हैं और एक साथ वोट दिया है, वहां पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें हुई हैं। पिछले इलेक्शन में भी सर हमने 2019 में देखा था। तो इसीलिए अब ये देखना है कि ये जो बंटवारा है सीटों का, जो ठीक से नहीं हो पाया, या ये कहें कि बात नहीं बन पाई, उसके क्या नतीजे होंगे वो तो जल्दी ही पता चल जाएगा। खैर, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, और ऐसी ही चर्चा आपके सामने और आती रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।